हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की खास वीडियो में हम आपसे जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। हमने देखा है कि प्रीवियस कॉम्पिटिटिव पेपर के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं या फिर इनसे संबंधित प्रश्न हमने देखने को मिले हैं। और आगे भी हमारा कंपटीशन के जो एग्जाम होंगे जैसे एसएससी सीएचएसएल है, जीडी है या सीजीएल है इत्यादि कई प्रकार के अलग-अलग पेपर भी है टीचिंग एग्जाम। तो उन सब के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चंस या फिर इनसे संबंधित प्रश्न। तो आज की खास वीडियो में हम लोग आपसे ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हमारी जितनी भी आगे क्लासेस होंगी क्वेश्चंस की, तो उन सब के अंदर हम लोग साथ-साथ उस आंसर की डिटेल में डिस्कस करेंगे जो उस क्वेश्चन का आंसर होगा। जैसे कि सबसे पहला प्रश्न अगर हम लोग देखते हैं तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। आप सभी को लगभग पता ही होगा जिसने पढ़ रखा है, जिसने नहीं पढ़ा हुआ तो मैं बताऊं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है हमारा वो आर्टिकल नंबर 44 के अंदर आता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से वो किस भाग के अंदर है? एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है, केंद्र सरकार या संघ वाले में, वाले भाग के अंदर है या फिर मौलिक अधिकार के अंदर है? तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग राज्य के जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये जो इसका भाग है, पार्ट है, वो भाग नंबर हमारा ये आता है 4 के अंदर, ठीक है? अब भाग नंबर 4 के अंदर जब ये आता है तो इसके अनुच्छेद की मैं बात करूंगा तो आर्टिकल्स हमारे हैं 36 से 51, ठीक है, 51। तो इन 36 से 51 के बीच में ही हमारा ये आर्टिकल आ रहा है, आर्टिकल नंबर 44। तो कहने का मतलब ये है कि जो भारतीय एक समान सिविल संहिता वाला जो आर्टिकल है वो हमारा राज्य के नीति निर्देशक और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन आए तो भाग नंबर 4 है, अनुच्छेद नंबर 36 से 51 है। और राज्य सरकार अपने नागरिकों की उन्नति करने के लिए एक फेबिनियन समाज की स्थापना करने के लिए इन सिद्धांतों को अपना है। इस भाग पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी प्रभाव पड़ा है या फिर हमें दिखाई देता है। या फिर क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कौन से देश से लिए गए हैं, तो आपका आंसर लगेगा कि ये आयरलैंड के संविधान, ठीक है जी, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ये प्रावधान देखा गया। ओके जी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द्वीपीय क्षेत्रों सहित भारत के समुद्री तट की अनुमानित लंबाई पूछी हुई है। ओके, काफी अच्छा क्वेश्चन है हमारा कि जैसे हम लोग ये कहते हैं कि भारत की जो एक ये हमारा भारत का एरिया क्षेत्रफल, हम लोग समुद्र से लगा हुआ बात करते हैं इस तरीके से, तो ये वाला हिस्सा है हमारा और इसमें यहाँ पर ये गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड पश्चिम बंगाल। तो ये तो है हमारा एक मुख्य तटीय रेखा। इस मुख्य तटीय रेखा के अलावा हमारा लक्षद्वीप है यहाँ पर, ठीक है, इधर अंडमान निकोबार है, ठीक है जी। तो हमारा ये जो अंडमान निकोबार या फिर लक्षद्वीप सहित हमारे जो एक जलीय सीमा की लंबाई पूछी गई है तो वो कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर लंबाई है हमारे पास। और अगर मुख्य जलीय सीमा पूछी जाए तो वो 6100 किलोमीटर हमारी टोटल लंबाई है जलीय सीमा की। और अगर ये सहित पूछी जाए तो ये है 7516.6 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, ये तो जलीय सीमा है, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर जो है वो हमारी स्थलीय सीमा, ठीक है। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और अगर मैं बात करूं इसके अलावा कि भारत की लंबाई कितनी है तो वो हमारी 3214 किलोमीटर लंबाई है भारत की, ठीक है, टोटल। और अगर भारत की चौड़ाई पूछी जाती है तो वो है 2933 किलोमीटर हमारी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं भारत की लंबाई को लेकर। और भारत की अगर क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रफल कितना है टोटल, तो वो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर में, है ना, वर्ग किलोमीटर। ये हमने ध्यान रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पेपर में आते रहते हैं, डिटेल हम बता ही रहे हैं साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बोरेल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में आता है? भारत के किस राज्य में आता है बोरेल वन्य जीव अभ्यारण्य? ध्यान रखेंगे, असम राज्य के अंदर ये हमारा आता है बोरेल वन्य जीव।
इसके अलावा क्वेश्चन ये भी आ जाता है हमारा कि असम राज्य में और अन्य कौन-कौन से वन्य जीव या नेशनल पार्क है, डिब्रू सिखोया है ना? काजीरंगा है, मानस है, नमेरी है इत्यादि, ये सारे के सारे हमारे कहाँ हैं? असम। पाल एक महत्वपूर्ण हमारा एक नेशनल पार्क है जो ओडिशा के अंदर आता है। इसके अलावा कर्नाटक के अंदर अंशी नेशनल पार्क आपने कभी सुना होगा, बांदीपुर, वन्नेरघट्टा इत्यादि, ये सारे कर्नाटक के अंदर है। पश्चिम बंगाल के अंदर भी पूछ लिए जाते हैं, बुक्सा नेशनल पार्क है, सुंदरवन है हमारा, सिंगलीला इत्यादि, ये कई प्रकार के क्वेश्चन हमारे। तो फिलहाल के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है बॉरल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये आंसर लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नल सरोवर पशु विहार किस राज्य के अंदर है? नल सरोवर की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा आपको मिलेगा गुजरात के अंदर, है ना? इसके अलावा कुछ पक्षी विहार है, केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, तो ये हमारा केरल के अंदर कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, अन्नामुड़ी है ना, तो पेरियार है। ये फिर झारखंड के अंदर भी इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन कौन से हैं, तो आपका आंसर लगता है बेतला नेशनल पार्क झारखंड के अंदर है। ये पशु विहार पूछा हुआ है, तो नल सरोवर, तो ये गुजरात के अंदर आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितनी प्रतिशत आर्गन है? ध्यान रखेंगे, अगर ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों ओर हमारा वायु की परतें होती हैं, ठीक है ना? इसमें हमारा हम लोग कहते हैं कि 78% हमारा नाइट्रोजन होता है, N2 होता है, उसके बाद 21% जो होता है वो ऑक्सीजन होता है, इसके अलावा हमारा 0.93% जो होता है वो ऑर्गन होता है, ठीक है? यहाँ पर अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ पर ये इसका सही आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर ए, 1% ऑर्गन हमारे वायु में अनुमानित रूप से ऑर्गन पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज पूछ लिया जाता है, तो आपका आंसर लग जाएगा 0.003% जो है CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1923 का एक झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक झंडा सत्याग्रह हमारे भारत के अंदर नागपुर के अंदर हुआ था 1900 के अंदर ये। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत में तिरंगे का जो डिजाइन तैयार किया था वो पिंकली वेंकैया के द्वारा किया गया था, ठीक है जी, पिंकली वेंकैया के द्वारा किया गया था। और इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान सभा ने झंडा झंडे को कब अपनाया था, तो वो 22 जुलाई 1947 में अपनाया था, 1947 के अंदर। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है हमारा कि झंडा सत्याग्रह व ध्वज सत्याग्रह किस शहर में हुआ था, तो नागपुर के अंदर 1923 में हुआ था। एक साथ ही साथ क्वेश्चन हमारे पेपर में ये भी आता है कि संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो झंडा समिति के अगर क्वेश्चन पूछा जाता है अध्यक्ष कौन थे, तो आपका आंसर लगेगा JB कृपलानी, JB कृपलानी, ये अध्यक्ष थे यहाँ पर झंडा समिति के संविधान सभा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1931 के गांधी इरविन समझौते का परिणाम क्या रहा है? ध्यान रखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हमारे भारत में 1930 में चल गया था, ये पता ही होगा लगभग कुछ फ्रेंड को। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता रहा, मतलब गांधी मार्च यात्रा, दांडी मार्च यात्रा चलती रही। उसके बाद 1931 में यहाँ पर एक समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता, इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने के लिए, ठीक है? तो इसका सही आंसर पूछा हुआ है कि क्या है 1931 का गांधी इरविन समझौते का परिणाम। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की थी गांधी इरविन समझौते के दौरान। इसकी डिटेल की मैं बात करूं तो इसे दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है इसी 1931 के गांधी इरविन समझौता को। इसी गांधी इरविन समझौते के बाद ही महात्मा गांधी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे, तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में हुई थी, दूसरी गोलमेज सम्मेलन। और कांग्रेस की तरफ से अगर कोई व्यक्ति गोलमेज सम्मेलन में यदि गया था तो वो महात्मा गांधी जी गए थे 1931 के अंदर, और वहां पर उनकी ये मांगों को भी पूरा नहीं किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसीलिए वो उस बीच में ही उस सम्मेलन से वापस भारत लौट गए। उसके बाद फिर उन्होंने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा से चलाया था। तो ध्यान रखेंगे, वैसे तो इस गांधी इरविन समझौते का महत्वपूर्ण एक पॉइंट यही है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस वर्ष में तारागढ़ी का युद्ध हुआ था। एक ध्यान रखेंगे, कई सारे युद्ध हमारे इतिहास में हम लोगों को देखने को मिले हैं, जिससे हर एक लगभग पेपर में किसी ना किसी युद्ध के बारे में क्वेश्चन आ ही जाता है। तो लेकिन ये कुछ एक ऐसा क्वेश्चन है जो
बहुत सारे बच्चे मिस कर जाते हैं इस युद्ध को। एक काफ़ी महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था हमारे भारतीय इतिहास में। तारागढ़ी का युद्ध है जो 1897 में हुआ था और ये युद्ध जो था वो 20 सिख सैनिकों के बीच में हुआ था। 20 सिख सैनिकों के बीच में हुआ था अफ़गान सेना के साथ में। अफ़गान सेना के साथ में। और यहाँ पर अफ़गान सेना को पराजित किया था, ठीक है? यहाँ पर एक सिख सेना का बहुत ज़्यादा एक ताकत देखी गई थी, पावर देखी गई थी जिसके माध्यम से ये सारागढ़ी का युद्ध जो है काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने उस 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किया था जिसने निजता प्राइवेसी के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था। ध्यान रखेंगे अभी हाल ही में 2017 के अंदर 2017 के अंदर निजता का अधिकार आया था। अब निजता क्या होती है? प्राइवेसी होती है हमारी, राइट टू प्राइवेसी एक्ट आया और ये राइट टू प्राइवेसी जो था वो किसकी अध्यक्षता में, ये मतलब किसने नेतृत्व किया था? उस संवैधानिक पीठ का जिसने ये डिसीजन लिया था कि इसे मौलिक अधिकार घोषित किया जाए। ये है हमारा खेयर। जेएस खेयर जो है इन्होंने नेतृत्व किया गया था संविधान पीठ का जिस समय निजता का अधिकार मौलिक अधिकार। और ध्यान रखेंगे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि निजता का अधिकार भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद नंबर 21 है, ठीक है? और अनुच्छेद नंबर 21 ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं आपसे तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? यहां पर फिर ये क्वेश्चन है जिसमें निजता के अधिकार को भी रखा हुआ है। तो अनुच्छेद नंबर 21 जो है वो हमारा वो है जीवन के अधिकार से संबंधित। ध्यान रखेंगे आर्टिकल मतलब जो हमारा 21 है आर्टिकल, तो ये आर्टिकल है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब दैहिक और प्राण की स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद नंबर 21। फिर इसी के अंदर एक आर्टिकल और जोड़ा गया था जिसका नाम था 21 क्या। ये हमें क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है, ठीक है? ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और 2002 में इसको जोड़ा गया था भारतीय संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया के मजदूर एकजुट हो का नारा किससे संबंधित है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं और ये वर्ल्ड हिस्ट्री से ही संबंधित क्वेश्चन है। एक रूसी क्रांति हुई थी हमारी और रूसी क्रांति के अंदर हम लोगों को देखने को मिला था कि कार्ल मार्क्स ने एक नारा दिया था, इसका नाम था दुनिया के मजदूर एकजुट हो, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनिट। तो दुनिया के मजदूर एकजुट हो का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था और इनकी पुस्तक भी काफी महत्वपूर्ण प्रसिद्ध है जिसके बारे में क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ गए। इसका नाम है दास कैपिटल। दास कैपिटल पुस्तक के जो लेखक हैं वो भी कौन है? वो हमारे कार्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्री परिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है? देखो केंद्र के अंदर जो मंत्री परिषद बनाया मंत्री बनाए जाते हैं उनका पद या फिर उनकी सदस्यता कौन निर्धारित करता है? क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो भारत के राष्ट्रपति जब उनको एक गोपनीय पद की शपथ दिलाते हैं तो वो उनके पद निर्धारित करते हैं कि गृह मंत्री को शपथ दिलाई या फिर होम मिनिस्टर को दिलाई, मतलब सॉरी होम मिनिस्टर को दिलाई या फिर हम फाइनेंस मिनिस्टर को दिलाई या फिर हम लोग कह सकते हैं सड़क परिवहन मंत्री को दिलाई इत्यादि कई सारे मंत्री को जब शपथ दिलाई जाती है तो उनके सदस्य एक निर्धारण किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल नंबर 75 है और अगर यहाँ पर और भी डिटेल दे दी जाती तो 75(1), 75(2) ऐसे करके 75 फर्स्ट सेकंड 75 सेकंड आते। तो यहाँ पर 75 फर्स्ट जो आर्टिकल है वो हमारा प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद नंबर 75(1) के तहत। इसके अलावा प्रधानमंत्री की सहमति पर या फिर अनुशंसा पर अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाती है, वो 75(2) के तहत दिलाई जाती है। और मंत्री परिषद का गठन जो होता है वो आर्टिकल नंबर 75 के अंदर होता है, ठीक है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे पेपर में अगर पूछे जाते हैं तो आप लोग सही आंसर दे पाओगे। रेगुलर हमारी क्लासेस को एक कंटिन्यू देखिएगा और उसमें आपको बहुत ज्यादा एक नॉलेज भी मिलेगी क्योंकि हम लोग डिटेल में आपको सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में एक संवैधानिक निकाय है क्वेश्चन पूछा हुआ है, भारत में एक संवैधानिक निकाय है, केंद्रीय सूचना आयोग, लोकपाल, लोकायुक्त या राष्ट्रीय विकास परिषद। ध्यान रखेंगे ये तीनों के तीनों गैर संवैधानिक है।
और गैर संवैधानिक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल वो होते हैं जिनका संविधान में जिक्र नहीं हो। और यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि संवैधानिक निकाय, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी है इनमें से? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा चुनाव आयोग है। और चुनाव आयोग की मैं बात करूंगा तो ये 324वें अनुच्छेद के अंदर हमारे भारत। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो थे हमारे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन ये हमारे भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। और वर्तमान में पूछा जाता है तो वर्तमान में अरुण गोयल जो है वो वर्तमान में हमारे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। कौन से नंबर के? 24वें नंबर के हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि चुनाव आयुक्त जो होते हैं या चुनाव आयोग के अंदर जो सदस्य होते हैं उनके रिटायर होने की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष होती है। उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। ये करके भी क्वेश्चन तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस नदी का उद्गम नेपाल में नहीं है? ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नदी से संबंधित घाघरा नदी का भी नेपाल से है, कोसी नदी, गंडक नदी, ये तीनों नदी का है। नर्मदा नदी हमारे भारत के मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक की चोटी से निकलती है। ये मैकाल पर्वत की चोटी है। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मैकाल पर्वत की चोटी है कौन सी? अमरकंटक है। अमरकंटक से दो नदियां निकलती है, एक तो नर्मदा पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और इसी चोटी से यहीं से इधर की ओर प्रवाहित, जो पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली होती है वो है हमारी सोन नदी। तो सोन नदी इधर चली जाती है पूर्व में, पश्चिम में चली जाती है नर्मदा नदी। और ये हमारे मध्य प्रदेश हो गया, फिर इधर हमारा कुछ हिस्सा, हमारा कुछ महाराष्ट्र का हल्का सा लगता है, फिर हमारा गुजरात है। तो इनसे होती हुई ये कहाँ चली जाएगी? गुजरात की कच्छ की खाड़ी में, गुजरात के पास में जो है, सॉरी, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। खंबात की खाड़ी में ये नदी गिर जाती है और ये दक्षिण भारत की पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी भी है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली जो नदी है वो कौन सी है? वो भी हमारी नर्मदा नदी है। और भारत का सबसे बड़ा जवार नद मुख का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो वो हमारी यही नदी करती है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और इनकी डिटेल हम साथ साथ में आपको बता ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? राजस्थान में कई सारी नदियां बहती हैं जिनमें से पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी पूछी हुई है और इसका आंसर सही जाएगा हमारा बनास नदी। और बनास नदी जो है हमारी वो कहां से निकलती है? क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो ये हमारी बनास नदी देखो, पहले तो ये क्वेश्चन है हमारा, बनास नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की सहायक नदी। और चंबल जो है वो किसकी सहायक नदी है? वो यमुना की सहायक नदी है। ठीक है। और ये हमारी खमनोर पहाड़ी से निकलती है। ये बनास नदी खमनोर पहाड़ी से निकलती है। और खमनोर पहाड़ी कहाँ पर है? तो ये हमारी राजस्थान में है। अरावली जो पर्वत है उसी पर्वत के अंदर आती है हमारी खमनोर पहाड़ियां। तो वहां से हमारी बनास नदी निकलती है। ये चंबल की सहायक नदी है। चंबल यमुना की सहायक नदी है और यमुना गंगा की। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य पूछा हुआ है। और बॉक्साइट होता क्या है पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। बॉक्साइट एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो होता है उसका अयस्क होता है। कहने का मतलब ये होता है कि एल्यूमिनियम का जो ऑर्स है वो हमारा कौन सा है? तो वो बॉक्साइट है। और बॉक्साइट सबसे ज्यादा उत्पादित हो रहा है वर्तमान में अगर देखा जाता है तो उड़ीसा। ठीक है जी। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय खनिज वार्षिकी 2015 के अनुसार कौन सा राज्य अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? क्वेश्चन पूछा हुआ अभ्रक। अभ्रक को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं माइका। ठीक है। तो माइका का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है? तो वो है हमारा, ठीक है, अभ्रक जो है। ठीक है। अभ्रक एक अधात्विक होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि धात्विक होता है या फिर अधात्विक होता है? तो ये अधात्विक होता है। इसका प्रयोग ज्यादातर एक इलेक्ट्रिक, इसका सबसे ज्यादा प्रयोग जो किया जाता है वो इलेक्ट्रिक उपकरणों में किया जाता है। ठीक है। तेलंगाना नहीं है, उड़ीसा नहीं है। ध्यान रखेंगे, उड़ीसा में अभी हमने बताया था आपको। मेट्टूर बांध, ये यहाँ पर मेवर बांध है तो हम बात करेंगे तो ये मेट्टूर बांध और मेट्टूर बांध हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है किस नदी पर निर्मित है?
मेट्टूर बांध कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये एक तमिलनाडु का सबसे बड़े बांध के अंदर है, कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो ये कर्नाटक के कुर्ग जिले से होता है। कर्नाटक के कुर्ग डिस्ट्रिक्ट से इसका निर्माण मतलब इसका उद्गम होता है कावेरी नदी का, और यह दक्षिण भारत की पूर्व में गिरने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखेंगे हमारी। और कावेरी नदी पर हमारे कई सारे बांध है, जिनमें से मेट्टूर बांध तमिलनाडु के अंदर कावेरी नदी। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बांग्लादेश की निम्नलिखित नदियों में से किसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो बांग्लादेश में तिस्ता भी जा रही है, आत्रेय भी जा रही है, पद्मा भी जा रही है, सुरमा भी जा रही है। तो यहाँ पर यह है कि जैसे सिक्किम से निकलती है तिस्ता नदी, चली जाती है हमारी बांग्लादेश में, और ये उसमें ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ पर एक नदी है जो मणिपुर से निकलती है, मणिपुर से निकलती है, और मणिपुर से निकल के बाद असम में चली जाती है, असम से होती हुई सीधा बांग्लादेश में चली जाती है, और बांग्लादेश में जाकर ये किस नाम से जानी जाती है? बराक नदी के नाम से जानी जा रही है। इस नदी का नाम है सुरमा नदी। कौन सी नदी? सुरमा नदी। ठीक है जी, तो ध्यान रखेंगे ये सुरमा नदी है, इसको कहा जाता है बराक नदी। और ये पद्मा नदी किसे कहा जाता है? वहां पर गंगा को कहा, पद्मा के नाम से, बांग्लादेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश में सबसे तेज गति से यात्रा करता है, प्रकाश में सबसे तेज गति में यात्रा, मतलब क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रकाश जो है वो सबसे तेज गति किसमें करता है, या अपनी यात्रा सबसे तेज किसमें करता है? तो वो आंसर जाएगा हमारा निर्वात के। मतलब मैक्सिमम जो एक फास्टेस्ट जो हमारी ट्रेवल्स करती है लाइट, वो किसके अंदर करती है? तो वो वैक्यूम में, निर्वात में करती है, 3 गुना 10 की घात 8 मीटर के हिसाब से यहाँ पर प्रकाश की चाल है, और सबसे तेज जो गति होती है वो प्रकाश की ही होती है। वायु में कम हो जाएगी क्योंकि कणों से टकराएगा प्रकाश, नाइट्रोजन में कम हो जाएगा, इस्पात में कम हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, प्रकाश को जितना माध्यम मिलेगा उतनी ज्यादा लाइट फैलेगी, और जितनी ज्यादा लाइट फैलेगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो ध्यान रखेंगे, निर्वात में इसकी जो गति होती है वो सबसे ज्यादा होती है। इसी प्रकार से ध्वनि की गति सबसे तेज पूछी जाती है, तो ध्वनि जो होती है वो निर्वात में नहीं चलती है। पहले तो मैं आपको बताऊं, ध्वनि को चलने के लिए ठोस माध्यम चाहिए होता है, तो ये इसके हमेशा अपोजिट एक इस तरीके से होती है कि यहाँ निर्वात में ध्वनि मतलब प्रकाश की चाल सबसे तेज होती है, और ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा जो होती है वो ठोस के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। यहां ध्यान रखेंगे, अवतल जो है हमारा एक मैं आपको बता दूं कि एक इस प्रकार की लेयर है हमारी, ठीक है, एक गोलीय दर्पण होता है हमारा, उस गोलीय दर्पण के दो रूप होते हैं, एक अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। इसके पीछे इसके हमने क्या कर दिया, इसके बाहर उभरे हुए हिस्से पर पॉलिश कर दी जाती है, उभरे हुए हिस्से पर पॉलिश कर दी जाती है, और ये अंदर की साइड हम लोग जो एक मुड़ा हुआ झुकाव वाला हिस्सा होता है, इसमें हम लोग अपने फेस को या फिर किसी भी प्रतिबिंब या फिर किसी भी चित्र को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारे अवतल दर्पण में वास्तविक भी बनता है और आभासी भी बनता है। यहाँ पर ये दोनों प्रकार के हमारे क्या हो जाते हैं, इसमें प्रतिबिंब। ठीक है, तो इमेजेस के माध्यम से हम आपको इनको दर्शाएंगे जब हमारी साइंस की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्रोग्राम या सिस्टम के स्वयं अनुत्तरदायी होने के कारण यदि कोई कंप्यूटर अनुत्तरदायी हो जाता है तथा भी कोई भी न ले रहा है, मतलब कोई भी चीज नहीं ले पा रहा है, या कोई भी इनपुट की बात आ रही है, कोई भी इनपुट नहीं ले पा रहा है, तो इस घटना को क्या कहेंगे? भाई देखो, ध्यान रखेंगे, यदि कंप्यूटर कोई भी इनपुट नहीं ले पा रहा है, ठीक है, कंप्यूटर, तो कहीं ना कहीं पे कंप्यूटर हैकिंग हो गया है, कंप्यूटर हैक हो गया है, तो इस प्रकार से वो अपना क्वेश्चन सुन लो एक बार दोबारा से, एक प्रोग्राम या सिस्टम के स्वयं अनुत्तरदायी होने के कारण यदि कंप्यूटर भी अनुत्तरदायी हो जाता है तथा कोई इनपुट भी न ले रहा है, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? तो हैकिंग कहते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पर iOS भी ऑपरेटिंग है, विंडोज भी ऑपरेटिंग है, एंड्रॉइड भी अपना हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन राउटर जो होता है, राउटर एक नेटवर्किंग उपकरण होता है, ये एक नेटवर्किंग उपकरण है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है
और ये क्या काम करता है, ये कई सारे नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है, कई सारे नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है, उसे कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि हमारे पेपर में जब मिक्स क्वेश्चन आते हैं साइंस के, कंप्यूटर के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, है ना, इंडियन कल्चर इत्यादि। तो उन्हीं सब्जेक्ट से संबंधित हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और शायद आपको काफी अच्छे भी लगे होंगे। ठीक है, तो हमारी क्लासेस को रेगुलर एक फॉलो करते रहिएगा। काफी हम लोग कोशिश करेंगे ज्यादा बेहतर से बेहतर आपको कराने की। हर चीज आपको आपको ऑनलाइन सारी चीजें उपलब्ध कराई जाएगी आपको, जिसमें हम लोग सब्जेक्ट वाइज क्लासेस भी करेंगे, क्वेश्चंस वाली क्लासेस भी करेंगे। तो ध्यान रखेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू सो मच।